जय हिंद। क्लास 12 मैथ्स में आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम को बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है इस चीज़ को समझेंगे और फिर इसके बाद प्रॉब्लम को हम लोग बनाएंगे। अगर आपको याद होगा तो पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो इसको हम लिख सकते हैं एन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py equal to q और dx by dy plus px equal to q known as linear differential equation। अब यहाँ पर देखिए कि इस दोनों फॉर्म में अंतर क्या है, इसको ठीक तरह से समझिए। dy बाई डी एक्स है प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू है, तो इसमें p एंड q आर कांस्टेंट, ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, या नहीं तो फंक्शन ऑफ x है। इसमें आपका p और q जो है फंक्शन ऑफ x है, जबकि इस तरह का फॉर्म अगर हो जिसमें dx बाई dy आपका रहे, देख रहे हैं कि x आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया यहाँ पर और y जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और यह px इक्वल टू q रहे, तो इस कंडीशन में p एंड q कांस्टेंट तो हो ही सकता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर यह होगा फंक्शन तो फंक्शन ऑफ हमारा y होगा। तो इस तरह का दो फॉर्म आपका लीनियर इक्वेशन का होता है। इस तरह के लीनियर इक्वेशन को आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब हम लोग ये जानें कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसके सॉल्यूशन को हम लोग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि यह जो अगर लीनियर इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस तरह के फॉर्म अगर आपका दिया रहे डिफरेंशियल इक्वेशन का, जनरली आपको इसी तरह का मिलेगा। dy बाई डी एक्स ही ना पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, dx बाई dy तो नहीं पढ़ते आ रहे हैं, तो dx बाई dy भी हो सकता है ना, ये कोई नई बात नहीं है। वहां पर x जो है डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। तो अगर इस तरह का लीनियर इक्वेशन आपको मिला तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालना है, और जिसको शॉर्ट में IF हम लोग लिखते हैं। और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम लोग कैसे निकालते हैं, e टू दी पावर, और यहाँ जो y का जो भी कोफिशिएंट होता है उसको आप इस पे रख दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए उसको, है ना। अगर यह आपका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है तो यहाँ p dx लेना है आपको। अब यदि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालना है, जैसे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dy हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा e टू दी पावर p dy हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि यह y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है, यहाँ पर डिफरेंशियल डेरिवेटिव इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। अब इस जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप निकाल लेते हैं तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इस डिफरेंशियल इक्वेशन के दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx इंटू dy बाई डी एक्स प्लस e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx इंटू पी वाई इक्वल टू e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx इंटू q हो जाएगा आपका। अब इस पे हम लोग विचार करते हैं, ये चीज़ जो है हमको क्या कह रहा है, इससे पूछते हैं। ये क्या कह रहा है कि भैया हम जो है दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन है,
तो ये प्रमाणित करके कहेगा ना भैया कि हम जो है दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन है। कैसे है? तो कैसे इस तरह से है कि एक फंक्शन ये हो गया और दूसरा फंक्शन y का डिफरेंशिएशन, और फिर दूसरा फंक्शन y कांस्टेंट रखेंगे और यह जो पहला फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन है। तो इसका मतलब जो है यह जो आपका है दिया गया नीचे में इस बिग ब्रैकेट के अंदर, तो इसका मतलब हो गया कि यह डेरिवेटिव है आपका, डेरिवेटिव है e⁻ इंटीग्रेशन p dx इंटू वाई का डेरिवेटिव है। और राइट साइड में इसको आप लिख सकते हैं e⁻ इंटीग्रेशन p dx इंटू q लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं वेरीफाई कराता हूँ कि इसका जो डेरिवेटिव है इतना कैसे है, इसको वेरीफाई करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। क्या होता है कि अगर e⁻x का डिफरेंशिएशन करना हो तो यह आपका e⁻x ही आता है। इस चीज़ को तो जान रहे हैं हम। तो यहाँ पर हम e⁻ इंटीग्रेशन p dx को कांस्टेंट रख दिए, सबसे पहले कांस्टेंट इसको रख दिए, और फिर y को डिफरेंशिएट कर दिए, अब फिर y को कांस्टेंट रख दिए। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e⁻ इंटीग्रेशन p dx जो चीज़ है वो चीज़ तो यह आएगा ही। अब फिर उसके बाद जो है डेरिवेटिव हो जाएगा किसका, इंटीग्रेशन p dx का डेरिवेटिव हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि e⁻ आपका x² है और इसको आप डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन e⁻x² तो लिखते ही हैं। अब फिर उसके बाद जो है x² को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो जो भी पावर है उसको फिर से हम यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ देखिए सिचुएशन क्या हो गया कि एक बार डिफरेंशिएट हो गया, एक बार इंटीग्रेट हो गया। अगर किसी फंक्शन को एक बार इंटीग्रेट कर दे और एक बार डिफरेंशिएट कर दें तो वो बेचारा फंक्शन ही रह जाता है, पुनर्मूषिको भव, मतलब जो था वही रह जाता है। तो इसलिए यह जो है आपका क्या रह जाएगा, p ही रह जाएगा, इक्वल टू e⁻ इंटीग्रेशन p dx qx, इस तरह से आ जाता है। अब यहाँ से और इसको मिलाइए, है ना, ये इसमें जो है आपका p है y है e⁻ इंटीग्रेशन p dx है, p है y है e⁻ इंटीग्रेशन p dx है, और इसमें एक पार्ट ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। कहने का मतलब इसको जो है हम इतना जो लिखे हुए हैं बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए हैं, कहीं किसी एंगल से गलत नहीं है। समझ गए? अब जब समझ गए तो समझने के बाद देखिए दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेट जब कीजिएगा तो यह आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन e⁻ इंटीग्रेशन p dx इंटू वाई, और फिर उसके बाद यह इंटीग्रेशन e⁻ p dx इंटू q dx हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि अगर किसी फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर दें और एक बार इंटीग्रेट भी कर दें तो क्या हो जाता है, वही फंक्शन मिल जाता है हमको। बार बार एक ही चीज़ को हम लोग रिपीट कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में तो हमको यही चीज़ मिल गया, और राइट साइड में जो है अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, है ना, इसको सलीके से आप इंटीग्रेट कर दीजिए। और इंटीग्रेट करने के बाद जो भी टर्म आता है अंतिम में आप c भी जोड़ना नहीं छोड़िएगा, जो भी आपका इक्वेशन आता है वही आपका सॉल्यूशन ऑफ इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें जो बेसिक थ्योरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम को बनाएंगे। आइए तब प्रॉब्लम को देखते हैं। आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर मैं हाजिर हूं। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लिखे हुए दिख रहे हैं, तो आपके RS अग्रवाल बुक में जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है, हालांकि मेरे बुक में एक्सरसाइज 1G है, तो उस एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम को हमने यहाँ पर लिखा है और इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। यानी कि अगले 15 मिनट तक जो है आप वीडियो में इसका सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर इसमें से आपको कोई दिक्कत है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं।
तो आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहला नंबर जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं कि यह जो 3 नंबर dy/dx प्लस 2y इक्वल टू 6e⁻x दिया गया है, तो यह आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसमें देख सकते हैं p, अगर इसको हम कंपेयर करें dy/dx इक्वल टू p माफ करेंगे प्लस py इक्वल टू q, तो ये देखिए p के जगह पे हमको 2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? p के जगह पे हमको 2 दिख रहा है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में, है ना, हमको जरूरत पड़ता है e⁻ इंटीग्रेशन p dx, ये फॉर्मूला हमको जरूरत पड़ता है। तो अब यहाँ पर p का जो वैल्यू है आपका 2 दिया गया है, तो e⁻ इंटीग्रेशन 2 dx लिख देंगे, तो e⁻ आपका 2x हो जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से दोनों साइड हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर लिख भी दीजिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻2x, तो यह जो है आपका e⁻2x dy/dx अब प्लस e⁻2x इंटू 2y इक्वल टू 6e⁻x हो गया और e⁻2x हो गया। अभी मैं पूरा डिटेल में चल रहा हूँ क्योंकि पहला प्रॉब्लम आप लोगों को समझा रहा हूँ। अब इसी चीज को जो है हम डेरिवेटिव ऑफ e⁻2x इंटू y लिख सकते हैं। अब यह इसको u इंटू भी समझिए और एक बार e⁻2x को कांस्टेंट रखिए तो y को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर y को जब कांस्टेंट रखेंगे e⁻2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका जो डिफरेंशिएशन में 2 भी एगो पैदा हो जाएगा। समझ गए? तो ये चीज़ तो हम लिख ही सकते हैं। और राइट साइड में 6e⁻3x आपका हो जाएगा। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं आप, तो आपको मिल जाएगा e⁻2xy इक्वल टू इंटीग्रेशन 6e⁻3x dx, जिसको आप लिख सकते हैं 6 इंटू e⁻3x बाय 3 प्लस c लिख सकते हैं, 3 2 जा 6। तो फाइनली जो है हमारा e⁻2x इंटू वाई इक्वल टू e⁻3x प्लस c मिलता है। और इसी को आप e⁻3x बाय e⁻2x प्लस c इंटू e⁻−2x और y इक्वल टू e⁻x प्लस c इंटू e⁻−2x, इस तरह से भी इसके सॉल्यूशन को लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 6 नंबर में। यह आपका x dy/dx माइनस वाई इक्वल टू एक्स का स्क्वायर दिया गया है। तो ये देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, कहे कि dy/dx अकेला था, यहाँ इसके साथ x भी आ गया है। तो ऐसा काम करते हैं कि यहाँ x से सबको डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से x हमारा उड़ जाएगा। तो ये जो है आपका dy/dx और इसको x से डिवाइड किए तो यहाँ से x हट गया, यह -y/x हो गया और यह x² हो गया। क्योंकि इसको भी x से डिवाइड किए, इसको भी x से डिवाइड किए, इसको जो डिवाइड किए ना तो इसके पहले x था ही और ये दोनों कट के ख़त्म हो गया, तो सिर्फ आपका dy/dx हो गया। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इसमें हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेना है, तो e⁻ इंटीग्रेशन p dx होता है। e⁻ इंटीग्रेशन p का वैल्यू देखिए -1/x dx है, तो e⁻ माइनस log x आपका हो जाएगा। 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है। और इसके बाद e⁻ log x पर पावर -1, यह भी log का रूल पढ़े हुए हैं हम लोग कि अगर n log a रहे तो इसको log a पर पावर n लिख सकते हैं। जो भी इसका कोफिशिएंट होगा वह आपका पावर के रूप में चला जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हुआ है। e और log एक दूसरे को जो है आपका कैंसिल कर देता है कि नहीं?
ई पर पावर लॉग हो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। तो फाइनली हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है x पर पावर -1 यानी कि 1/x मिलता है। अब यदि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी गेट, तो हम लोग प्राप्त करते हैं 1/x इंटू वाई इक्वल टू 1/x इंटू x²/x, है ना। और जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए इंटीग्रेशन dy/dx इस तरह का फॉर्म आपको मिलेगा, और राइट साइड में इंटीग्रेशन जो है x² dx मिल जाएगा। तो यहाँ x² कैंसिल हो जाता है, तो इसका इंटीग्रेशन सिर्फ x हुआ, और यहाँ एक बार डेरिवेटिव है एक बार इंटीग्रेट किया गया है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके y/x मिल जाएगा। तो x + c यहाँ लिखिए, y/x इक्वल टू x + c, तो फाइनली y इक्वल टू x² + cx आप लिख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो 10 में भी कुछ उसी तरह का कंडीशन है। इसको आप सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो इसको dy/dx लिखेंगे, इस x से सबको डिवाइड कर सकते हैं, तो -y/x हो गया इक्वल टू x + 1/x हो गया, x + 1/x हो गया। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है e⁻∫ p dx, यानी कि e⁻− log x आएगा, और इसका भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x ही हो जाएगा। तो फाइनली इसका सॉल्यूशन देखिए, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं 1/x इंटू वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन x + 1/x इंटू 1/x dx, आपका यही आपका सॉल्यूशन मिल जाता है। इसको y/x लिखेंगे, और इसको देखिए ये आपका x + 1/x² है ना। अब यहाँ पर इसको x/x² एक बार लिख सकते हैं और 1/x² लिख सकते हैं। तो इससे हमको मिल गया 1/x मिल गया, इससे हमको क्या मिल गया, वो x का स्क्वायर मिल गया प्लस x का -2 मिल गया पावर, अगर इसको हम लोग ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब आपको याद होगा कि 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है log mod x होता है, और x² का इंटीग्रेशन जो होता है यह आपका हो जाएगा -2 + 1 और बाय -1, यानी कि 1/x -1/x प्लस c। फाइनली y इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, x log mod x लिखेंगे, प्लस -1 लिखेंगे और प्लस cx लिख देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब हल्कू फुल्कू प्रॉब्लम जो है, हल्का फुल्का प्रॉब्लम जो है आप लोग बना लेंगे। बेवजह आप लोगों का समय मैं बर्बाद कर रहा हूँ इस तरह के छोटे मोटे प्रॉब्लम को बना के, और यही छोटा मोटा प्रॉब्लम बनाना भी है भैया, है ना। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो चलिए अब आगे और प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। तो अभी तक जितना प्रॉब्लम बना दिए थे वो सारे प्रॉब्लम को हमने इस बोर्ड से भगा दिया है, बोले कि भैया तुम लोग भाग जाओ, तुम लोग का कोई काम नहीं है। अब जो जो प्रॉब्लम बनाने के लिए बचा हुआ है वो सब हमने बोर्ड पर रखा है, उसको पकड़ के रखा है। तो आइए हम लोग सबसे पहला नंबर देखते हैं इसमें, मतलब कि इस अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए आपका ये दिया गया है dy/dx + 2y इक्वल टू sin x। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो e⁻ इंटीग्रेशन 2dx हो जाएगा, तो e⁻2x आपको मिल जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब देखिए चाहे तो इसको एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, और जैसे आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा e⁻2x को, तो ये d ऑफ e⁻2x इंटू वाई हो जाएगा, और राइट साइड में भी जो है e⁻2x sin x इस तरह से आपका
मिल जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना, इंटीग्रेटिंग जैसे करेंगे आप तो देखेंगे कि इसका d उड़ जाएगा, e⁻2x इंटू वाई हो जाएगा और इंटीग्रेशन e⁻2x साइन x dx हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं u इंटू वी के फॉर्म में है यह, तो u इंटू वी के फॉर्म में हमारा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा देंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे ना, तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि e⁻2x इंटू वाई इक्वल टू, इसको i हम लोग मान लेते हैं और यहाँ इक्वेशन 1 करके इसको छोड़ देते हैं। तो अब चलिए हम लोग i का मान निकाल लेते हैं। तो i में हमारा e⁻2x और साइन x dx दिया गया है और यह इसमें हमको समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाने का रूल क्या है, आई लेट, मतलब कि आई लेट में जो जो लेटर आपका जिस ऑर्डर से है उसी फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, बाद वाले को सेकेंड फंक्शन मानते हैं। तो यहाँ ई जो है सबसे लास्ट में आता है, तो एक्सपोनेंशियल जो ये फंक्शन है ई आपका सेकेंड फंक्शन हो जाएगा और साइन एक्स जो है आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि साइन x को रखेंगे और e⁻2x का इंटीग्रेशन जो है e⁻2x बाय 2 आपका हो जाएगा। अब फिर उसके बाद जो है प्लस लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे साइन x को, तो यह आपका cos x हो जाएगा। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। अब फिर e⁻2x का इंटीग्रेशन e⁻2x बाय 2 हो जाएगा और यह आपका dx भी आ जाएगा इसके साथ। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1/2 साइन x e⁻2x भी आ गया और यहाँ 1/2 आप कॉमन ले लीजिए और यह आपका cos x e⁻2x dx हो गया। अगेन फिर इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। चलिए करते हैं, क्या करेंगे, मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। तो साइन x e⁻2x माइनस 1/2। अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि cos x को हम कांस्टेंट रख देते हैं, e⁻2x को इंटीग्रेट करेंगे तो e⁻2x/2 आ जाएगा। फिर माइनस लिखेंगे, इंटीग्रेशन cos x का जो इंटीग्रेशन होता है ना वो साइन x होता है और माइनस में होता है, तो इसीलिए cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ पर थोड़ा क्षमा कर देंगे कि यह cos x का यहाँ डिफरेंशिएशन आता है जो कि आपका माइनस में आ गया डिफरेंशिएशन, और जो कि यहाँ पे पहले से माइनस था जिसको यह प्लस कर दिया, और यहाँ पर 2x/2 और यह आपका dx हो जाएगा। क्लियर है। अब देखा जाए कि इसको 1/2 साइन x e⁻2x लिख सकते हैं। अब इस हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो -1/4 cos x e⁻2x हो गया और यहाँ 1/2 और यहाँ भी 1/2 आपका, तो यहाँ पर -1/4 इंटीग्रेशन e⁻2x इंटू साइन x dx मिल गया। अब याद कीजिए, ये कहीं जाना पहचाना आपको लग रहा होगा, है कि नहीं। इसी चीज़ को हमने क्या माना है, i माना है, तो इसके जगह पे हम i रख देते हैं, तो यानी कि 1/4 i हो गया और 1/4 i को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो i + 1/4 i को हमने लेफ्ट साइड में ले आया, तो ये जो है यहाँ से हट गया, इसको जो है हमने क्या कर दिया, हटा दिया और इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। और इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से देखते रहिए, इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, 5/4 i = e⁻2x कॉमन ले लीजिए और /4 भी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से आपको मिल जाता है 2 साइन x मिल जाता है और यहाँ से मिल जाता है -cos x मिल जाता है। क्लियर है। अब इस i को फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, जो लिख सकते हैं अब समझ में आ ही रहा होगा आपको, तो यहीं पे हम लोग लिख देते हैं, यहीं पे उतार देते हैं, =i को हम लोग लिख सकते हैं, यह 4 आपका कैंसिल हो गया, 1/5 आ गया, 1/5 e⁻2x इंटू 2 साइन x माइनस cos x
अब प्लस सी जो हो गया आपका। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, लेकिन इसको और भी हम थोड़ा सा अलग करके लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए e⁻²x है इधर, इसको राइट साइड में ढकेल दें, भेज दें राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। e⁻² से डिवाइड हो जाएगा इसको, तो ये कट जाएगा, तो 1/5 × 2 sin x माइनस cos x हो जाएगा। और यहाँ c के साथ e⁻²x आपका आ जाएगा। तो यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में जैसा कि आपका दिया गया है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, जैसे देखिए cos² dy/dx + y = 10x दिया गया है, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं dy/dx + y/cos² = 10x/cos²x, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको निकालना है, तो IF = e⁻इंटीग्रेशन यह 1/cos² dx आप लिखेंगे, क्योंकि यहाँ जो है p के जगह पर 1/cos² है, y तो अपने जगह पर है ही। जब इसको हम लिख देते हैं यह आपका sec² dx मिलता है, जिसका इंटीग्रेशन जो होता है आपका 10x होता है, तो e⁻10x हो गया। अब हमको फाइनली लिखना है द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसको e⁻10x × y = इंटीग्रेशन, राइट साइड में जो दिख रहा है आपको उसके साथ जो है इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को भी लगा दीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए, यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर e⁻10xy हो गया, और इसको आप लिख सकते हैं 10x × sec² लिख सकते हैं, e⁻10x dx लिख सकते हैं, और इसमें पुट कर सकते हैं 10x को t, तो 10x को t जब पुट करेंगे ना, तो इसको डिफरेंशिएट भी करना होगा। तो डिफरेंशिएट करने के बाद sec² dx = dt आपको मिलता है। अब इस दोनों के बदले में है ना dt रख सकते हैं हम लोग, तो इंटीग्रेशन dt रख दिए, और यहाँ 10x के बदले में t रखते हैं, और e⁻ आपका t हो गया। अगेन आपका जो है यह इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर चला आता है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में पहले t को कांस्टेंट रखेंगे, e⁻t को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर t को जो है डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, e⁻t को इंटीग्रेट करेंगे तो e⁻t ही होगा, और यही चीज़ आपका इसका इंटीग्रल हमको मिल जाएगा। तो इसी को आप थोड़ा बढ़िया से लिख दीजिए e⁻t - e⁻t + c। अब t का वैल्यू रख दीजिए 10x e⁻10x - e⁻10x अब प्लस c हो गया। लेफ्ट साइड में भी आपका e⁻10x × y हो गया। अब फाइनली y = 10x, चूँकि e⁻10x से हम इसको डिवाइड किए तो ये उड़ गया, इधर से भी उड़ गया, यहाँ से भी उड़ गया, -1 अब प्लस c × e⁻10x आपका बच जाता है, क्योंकि c/e⁻10x आता है यहाँ पर, और जिसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो यह आपका माइनस में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपके समझदारी में दिक्कतदारी नहीं रही होगी। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को बनाइए, एक भी प्रॉब्लम को मत छोड़िए, चाहे आपका क्या कहते हैं कोर्स कितना भी डिलीट हो गया हो, है ना, सारे कोर्स को पढ़ लीजिए
अब फिर एग्जामिनर से पूछिए कि पूछो तुमको क्या पूछना है, मतलब पूछो आपको क्या पूछना है। हमने सारा कुछ पढ़ के आया है, अब आधा अधूरा पढ़ के जाएंगे तो मज़ा नहीं ना आएगा। कम से कम शान से कह सकेंगे ना कि एक किताब जो है हम अपने स्टूडेंट लाइफ में, कहने का मतलब जिस क्लास में पढ़ रहे थे उस किताब को शुरू से अंत तक बना दिया, उस किताब का मालिक हैं हम। तो इसीलिए मैं जोर डालता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को बनाइए। और कहावत भी है ना कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट आदमी बनेंगे। अभी स्टूडेंट हैं तो फिर बाद में क्या बनेंगे, आदमी बनेंगे। तो हो गया ये हमारा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। तो इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। तो इस क्वेश्चन नंबर 23 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका P जो है 10x दिया गया है, तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻ इंटीग्रेशन 10x dx लिख देंगे। और यहाँ ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ माइनस में है, यह माइनस को नहीं छोड़िएगा, है ना, माइनस लिख दिए यहाँ पर। तो यह 10x का जो इंटीग्रेशन होता है, आपको याद होगा कि यह जो होता है लॉग मॉड cos x अगर लिखते हैं तो इसको माइनस में लिखना पड़ेगा। तो पहले से माइनस है ये है, फिर इससे माइनस मिल गया तो प्लस हो गया। ई और लॉग जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, तो हमको सिर्फ मिल गया cos x, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अब हम इसको, हमको यहाँ पे लिख लेना है द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय y इंटू कॉस एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन, राइट साइड में देखिए e⁻x sec x है, e⁻x sec x है इंटू कॉस एक्स भी कर देंगे, और यहाँ पर sec x cos x कट के ख़त्म हो गया, 1 हो जाएगा, और y cos x इक्वल टू e⁻x प्लस c। अरे ये जितना बड़ा लग रहा था उतना आसानी से यह बन गया, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया? तो मुझे तो लग रहा है कि नहीं हुआ है, ठीक ठाक चल रहा है। तो इस तरह से हमारा यही आंसर यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 आप देख सकते हैं। इसमें देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। यह dy/dx हो गया, माइनस y/x हो गया, और फिर इक्वल टू 2x का स्क्वायर sec x/x हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है e⁻−1/x dx, यानी कि e⁻ log x पे पावर -1, शुरू में ही ऐसा बना चुके हैं आप लोग, तो 1/x हो गया। अब देखो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो है हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/x इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा और इसके साथ y आ जाएगा, और फिर इसके बाद राइट साइड में ये सब तो ही करेगा, यहाँ x कट गया है, 2x sec x आ जाएगा, अब बाय 1/x, तो 1/x यानी कि इस तरह से ये फिर से कट गया आपका y/x इक्वल टू 2 sec x, तो 2 को बाहर निकालिए। sec x का इंटीग्रेशन आपको याद होगा कि log mod sec x प्लस 10x होता है प्लस c, तो यही इसका आंसर होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू cx लिखेंगे, अब प्लस 2x log mod sec x प्लस 10x लिख देंगे। संभवतः यही हमारा आंसर भी है। तो चलिए ये भी हमारा सॉल्व हो गया, यह क्वेश्चन नंबर 28 भी सॉल्व हो गया। आइए अंत में हम लोग 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें क्या है कि आपका x और y का वैल्यू दिया गया है और इससे आप कांस्टेंट के वैल्यू को निकाल कर इसके सॉल्यूशन को जनरल से पर्टिकुलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो
इसमें क्वेश्चन नंबर 33 आपका दिया गया है dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। ये आपका बुक RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 33 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे जो e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx हो जाएगा। तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन, अब p का जो वैल्यू है यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये क्या है आपका cot x है। तो चलिए हम लिख देते हैं cot x dx लिख दिए। अब cot x का इंटीग्रेशन तो आपको याद ही होगा, e टू दी पावर log mod साइन x होता है। क्या होता है भैया, साइन x होता है। तो इसको आप सिर्फ साइन x लिख सकते हैं। अब क्या है कि द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो है आपका, यह हो जाएगा, यह y इंटू साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x इंटू 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स डी एक्स, यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ सिर्फ एक समस्या बच गई कि आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेट करने के लिए बढ़ते हैं आगे, और इंटीग्रेशन में तो आप लोग निश्चित रूप से माहिर हो ही गए होंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन आप लोग बहुत सारा पढ़े हैं। और इंटीग्रेशन पर अभी तक हमने 32 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका है, और हर एक वीडियो 40 मिनट से ऊपर का है। तो इसको हम अलग अलग करके लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स इंटू कॉट एक्स जो है एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डी एक्स आपको यह दे देगा। अब यहाँ पर y साइन एक्स हो गया, और यहाँ आपका 2x साइन एक्स डी एक्स, इसको कुछ मत कीजिए, जो करना है इसको कर देना है। इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना है हमको, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट में रूल होता है ILATE, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाद में और एल्जेब्रिक फंक्शन पहले। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर जो है आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, और इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस एक्स का जो कि आपका साइन एक्स होता है। अब फिर माइनस लिखेंगे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करके यहाँ लिखेंगे जो कि 2x होता है। अब फिर कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है आपका साइन एक्स dx होता है। अब समझ में आ रहा होगा इसको छोड़ने का कारण। तो ये दोनों जो टर्म है आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हट गया, लेकिन इसके साथ c जुड़ा रहेगा भाई। तो ये आपका y साइन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स अब प्लस c हो गया। अब यहाँ पर दिया गया है कि when y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 0, ये दिया गया है। x और y का वैल्यू अगर 0 आप रख देते हैं तो देखिए कि यह 0 इक्वल टू 0 प्लस c आपको मिलता है, यानी कि c का जो वैल्यू है आपको मिल जाता है 0। अब यहाँ जब 0 रखेंगे तो फाइनल सॉल्यूशन y साइन x इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन x आपको मिल जाता है। साइन एक्स दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपका हो जाता है। अब इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 43 भी है। तो क्वेश्चन नंबर 43 को थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं। तो इसको dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स वाई बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं जो e टू दी पावर हो जाएगा माइनस एक्स बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन। इसमें क्या कीजिए आप e टू दी पावर 1/2 2 से डिवाइड करके और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये फंक्शन और ये फंक्शन का डेरिवेटिव का प्रोडक्ट यहाँ इंटीग्रेशन में दिख रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर हाफ लॉग मॉड 1 माइनस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं।
अब यह हाफ जो है log के ऊपर चला जाएगा और यह अपना अस्तित्व जो है सबसे ऊपर लेके चले जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर हाफ हो जाएगा। हाफ पावर का मतलब ही होता है स्क्वायर रूट। ई और लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब हम लोग रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल माफ करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स, तो उतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दीजिए और राइट साइड में इंटीग्रेट करके एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख दीजिए। अब इसी को पकड़ के हम लोग को झूलना है, झूलने का मतलब सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करने के लिए देखिए ये आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अवेलेबल है और यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर सिर्फ अवेलेबल है। तो इसको रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह से। एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, जब कैंसिल हो गया तो इंटीग्रेशन यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर। तो ऐसा काम करते हैं हम लोग कि -1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिए, अब फिर -1 लिख दिए, 1 तो कट गया, एक्स्ट्रा में एक्स स्क्वायर के साथ माइनस आ गया, जब माइनस आ गया तो इसके बाहर भी एक माइनस लगा दीजिए। अब बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यह आपका dx हो गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दीजिए रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। अब फिर यहाँ जो माइनस है आपका है ना, और ये माइनस मिलके प्लस हो जाता है और इंटीग्रेशन 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाता है। और इसको ठीक तरह से चेक भी कर लेना है कि भैया ये चीज़ हमारा सही में मिल जाता है कि नहीं। जैसे देखिए यहाँ -1 हुआ, अब फिर प्लस एक्स स्क्वायर तो हो ही जाएगा, और यहाँ पर -1 के लिए यहाँ +1 आया हुआ है जो एक दूसरे को काट के फिर से यही चीज़ हमको दे देगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx लिख सकते हैं। और इसका इंटीग्रेशन आपको याद होगा कि साइन इनवर्स x बाय a होता है, तो साइन इनवर्स x हो गया, अब प्लस c लिख दिए। इसके लिए भी फॉर्मूला याद होगा स्पेशल इंटीग्रेशन का, कि इसको हम लोग लिख सकते हैं x बाय 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, अब बीच में लिखना है प्लस, है ना, प्लस लिखना है, और a स्क्वायर बाय 2 लिखते हैं हम लोग, तो 1 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a, तो सिर्फ x हो जाएगा, अब ब्रैकेट बंद, अब प्लस साइन इनवर्स x प्लस c हो गया। अगर इस माइनस को यहाँ लेके चले गए तो आपको क्या मिलता है, -x बाय 2, इसके साथ भी माइनस आ गया, रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और यह -1 बाय 2 साइन इनवर्स x, यहाँ प्लस साइन इनवर्स x प्लस c, ये चीज़ मिल गया। और इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं y रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू -x बाय 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको हमने लिखा। इस दोनों को मिला के सोचिए, एक पूरा है और आधा उसमें माइनस हो जाए तो आधे ना बचेगा, यानी कि +1 बाय 2 साइन इनवर्स x यहाँ बच जाएगा प्लस c। तो यही इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। लेकिन सॉल्यूशन के साथ कंडीशन दिया गया है, क्या कंडीशन दिया गया है, y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 0। इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 0, और x का वैल्यू 0 के चलते यह 0 हो गया, और यहाँ 0 रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा, और c का वैल्यू जो निकल गया हमारा 2 निकल गया, इससे क्या निकल गया,
2 निकल गया। अब c का वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो यह y रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, अब माइनस एक्स बाई 2 है ना, माइनस एक्स बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस हाफ साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 आपका फाइनल आंसर मिल जाता है। लेकिन अगर बुक में देखा जाए तो यही आंसर को वह किस तरह से लिखकर पेश किया है इसको समझ लीजिए। ये तो लिखा ही है y रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, अब फिर उसके बाद 1/2 कॉमन ले लिया है, 1/2 कॉमन लिया है तो तब इसको हक बनता है लिखना, साइन इनवर्स एक्स लिख दिए। अब माइनस यह आपका x रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, अब फिर उसके बाद प्लस 2 लिख दीजिए। तो ये RS अग्रवाल बुक का आंसर आपका ये है, और यही आंसर तक हम लोग पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का कुछ हद तक प्रॉब्लम सॉल्व होता है। बाद बाकी बचे हुए प्रॉब्लम को आप लोग खुद कोशिश कीजिए बनाने का, अगर नहीं बने तो व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिए। अगर हमें समय मिलता है तो मैं आपको उस प्रॉब्लम का वीडियो बनाकर जल्द ही देने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।